गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन रहे 10 फरवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त या फिर 14 अप्रैल। आपको आंसर कमेंट में बताना है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए, कमेंट में मुझे आंसर दीजिए, मैं इसका वेट कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 12 अगस्त। 12 अगस्त प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिशिया के सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना था। तो ये यहाँ पे हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ में हमने यहाँ पे ये भी जाना कि ये किस चीज़ के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहे आपके पास, ये मैंने पिक्स भी लगा दी यहाँ पे मनीष प्रभात जी की। क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, रूस, जापान या फिर इराक। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, क्या आएगा। चलिए देख लेते इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के लिए संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को अगले राजदूत, मतलब हमारा जो नेक्स्ट एम्बेसडर होगा, ये उज्बेकिस्तान के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था। कुछ यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं क्या बता रहा है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। लास्ट ईयर किसको किया गया था? लास्ट ईयर किया गया था हमारे संतोष झा जी को किया गया था। इसके बाद हमने अभी किसको नियुक्त किया है? मनीष प्रभात जी को नियुक्त किया है। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वॉशिंगटन डीसी यूएस के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। मनीष प्रभात अब अशोक झा जी का जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है आपके पास 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर या फिर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए। चलिए देख लेते इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और साथ ही साथ में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसी के साथ में यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना भी है, जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगी, गुलिफागो या थेलाफुशी से जोड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर हम दे रहे हैं, यहाँ पे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और साथ ही साथ में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर अलग से हम यहाँ पे दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं किस चीज़ के लिए कि मालदीव के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, पुल निर्माण का काम भी होना है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे इनको सहायता राशि दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रहे हैं। निम्न में से
निम्न में से उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, बी जापान, सी रूस या फिर डी इजराइल। चलिए आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं उसका। चलिए देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है इजराइल। इजराइल ने रिसेंटली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 नाम का एक सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास जो है वो लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया था। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को विकसित किया। और जैसे कि अमेरिका, हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा उस्ताद है, ऐसे ही इजराइल जो है हमारा, ये अपने देश की रक्षा के लिए एकदम तत्पर रहता है और साथ ही साथ में ये सबसे ज़्यादा पैसा जो है अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और मिसाइल या फिर सारे गन मशीन्स के लिए ये जाना जाता है, ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये खर्च करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बता रहा है। किस राज्य ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन रहे आपके पास असम, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है असम। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए पात्र परिवारों को लगभग 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। डायरेक्ट बेनिफिट योजना सबसे बड़ी होगी यहाँ पे, ये बता रहा है ये। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचने वाला है। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल जो भार पड़ रहा है वो क्या है, यहाँ पे 210 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको महीने में वहन करना पड़ेगा। 830 रुपए प्रति महीने ये एक पात्र परिवार को देने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या फिर बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने के लिए किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की थी? ऑप्शन है आपके पास पंजाब सरकार, झारखंड, कर्नाटक या फिर डी गुजरात। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है गुजरात। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में कौन कौन सी स्थितियां हो गई हमारी? नंबर 1 सूखा, अत्यधिक वर्षा या फिर बिन मौसम बरसात। जब कभी भी एक्सट्रीम बारिश हो जाती है तो नुकसान हो जाता है किसानों का। तो इस वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए हुए मुआवजा मिल सकेगा। बिना किसी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जेस नहीं देना है, कोई प्रीमियम नहीं देना है, भरपाई के लिए पूरी तरह से पैसा सरकार दे रही है। यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा का स्थान लेगी। हालांकि ये योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। ये एक सिर्फ जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके लिए ही बस लागू हो रही है, बोल रहे हैं ये। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ की जो फसल रहने वाली मानसून की वजह से मौसम में जो फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल को नुकसान 33% से अधिक होगा। तो यहाँ पे इनने यहाँ लिमिट रख दी, यहाँ पे एक मार्जिन रख दिया कि भाई नुकसान आपका लगभग 33% से अधिक होना चाहिए तो ही आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास लेबनान, बी इराक, सी इराक या फिर डी जापान। चलिए आंसर मुझे दीजिए इसका कमेंट में आप।
चलिए इसका आंसर आ रहा है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा करी। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा जो था वो स्वीकार कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर रहने के लिए कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो रिसेंट में अभी क्या हुआ था, लेबनान में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक धमाका हुआ था। और ये धमाका जो हुआ था किस वजह से हुआ था, यहाँ पे केमिकल अमोनिया नाइट्रेट की वजह से ही हुआ था, जो कि हमारा बम बनाने में या फिर विस्फोटक सामग्री होती है, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस केमिकल फैक्ट्री में जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जा रहा था, वहाँ पे एक विशाल का धमाका हुआ था, रिसेंट में भी हुआ था ये। और इस वजह से बहुत से लोग की हानि हुई थी, लोग मरे भी थे और जनधन की हानि भी हुई थी यहाँ पे। इसी को देखते हुए वहाँ के लोग ने ये मांग कर रहे थे कि भाई आपका कुप्रशासन और इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपकी लापरवाही थी, ये सारी चीजें इस वजह से यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने इस्तीफे के लिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसमिटमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है। ऑप्शन है आपके पास 20,000 करोड़ रुपए, बी है 10,000 करोड़ रुपए, सी 15,000 करोड़ रुपए या फिर डी 12,000 करोड़ रुपए। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, मैं कमेंट में वेट कर रहा हूं। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है देखते हैं। इसका आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। जब यह बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहे हैं। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन है आपके पास महिंद्रा राजपक्षे, बी राणा सिंह प्रेमदास, सी गोतबाया राजपक्षे या फिर डी रानिल विक्रमसिंघे। चलिए आंसर दीजिए मुझे इसका कमेंट में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। श्रीलंका में लगभग 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9% रहा। महिंद्रा राजपक्षे 2004 से 2015 के बीच करीब एक दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमको देखने मिल रही है कि चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली महिंद्रा राजपक्षे ने। आप जब कभी भी श्रीलंका के बारे में जानकारी सुनते होंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री, आपको सिर्फ एक ही नाम हमेशा सुनने मिलता होगा, कौन? महिंद्रा राजपक्षे, क्योंकि ये लगभग लगातार 10 साल से राष्ट्रपति भी रहे हैं, अब प्रधानमंत्री भी लगातार 4 बार हो चुके हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन रहे 10 मार्च, बी 12 अप्रैल, सी 20 मई या फिर डी 7 अगस्त। चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जाना है। ये लगभग 5 बार मना चुके हैं हम। इसका उद्देश्य भारत में हाथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना तथा देश के हाथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हाथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि के लिए
किए जाने पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन मोटो क्या है इस चीज़ का कि भाई यहाँ पे जो हाथ करगा जो कारीगर हैं, जो उद्योग में करने वाले जो कारीगर हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ हाथ करगा जो उद्योग है उसको हमको बढ़ोतरी करना है, बढ़ाना है, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, फोकस करना है। इसलिए हाथ करगा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है आपके पास 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल या फिर डी 2 साल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर है 2 साल के लिए। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्ष के लिए सेवा का विस्तार दे दिया गया। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्ष के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग डीआरडीओ के सचिव भी होंगे। 26 अगस्त के बाद से वह 2 पद संभालेंगे। एक तो यहाँ पे इसके एमडी हो जाएंगे यहाँ पे, साथ ही साथ में यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डीआरडीओ के सचिव भी होंगे यहाँ पे 2 वर्ष के लिए 26 अगस्त के बाद से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है 50%, बी 70%, डी 100% या फिर सी 100% या फिर डी 75%। चलिए आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका आंसर है 100%। कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में, क्या बता रहा है ये। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले लोगों को ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र माना जाएगा, वही होंगे। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 में यहाँ पे हमको एक चीज और देखने को मिल रही है। जुलाई 2020 में हरियाणा सरकार ने भी स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू भी किया था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है आपके पास 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 31 दिसंबर तक। केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ा दिया गया था। इसके पहले इन्होंने 3 महीने के लिए वैधता बढ़ाई थी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण करने के लिए। हमारे जो हैवी व्हील्स जो लाइसेंस होते हैं उनको हर साल हमको रिन्यू कराना पड़ जाता है, हर 3 साल में इनकी लिमिट होती है, रिन्यू करना पड़ता है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, 3 महीने तक बढ़ाते जा रहे थे। अब इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इसको बोल दिया भाई आप 31 दिसंबर तक फिर से इनको बढ़ा दिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू कराने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था। इसके बाद दूसरी बार इसकी अवधि को 30 सितंबर तक किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिए गए। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए निर्देश दिए हैं। इसलिए इन्होंने एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जाकिर खान,
बी रोहित शर्मा, सी कमल त्यागी या फिर डी राहुल सचदेवा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल लगभग 3 साल का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास पीएनबी, एसबीआई, देना बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एग्जाम के लिए, या फिर जो भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स मोस्टली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आने ही वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा कि अश्विनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्विनी भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो कि कब तक है? 31 मई 2022 तक, मतलब ये लगातार 2 साल तक रहने वाले हैं। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कि अश्विनी भाटिया जी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो ये क्या हो गया हमारा? एसबीआई हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि भाई जो हमारे जो अश्विनी भाटिया जी थे, जो वो इसके पहले कौन से ब्रांच में थे या क्या थे? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि इन जो अश्विन भाटिया जी थे, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो पीके गुप्ता जी का स्थान यहाँ पे लिया। पीके गुप्ता जी एसबीआई के स्टेट बैंक के पिछले प्रबंध निदेशक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर दीजिए कि आप क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं और इसका आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़पेपर के कंटेंट को आप दिमाग में रखिए। आपका करंट अफेयर्स यहीं से बनता है। चलिए तो इसके आंसर आप देते चलेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन रहे आपके पास तमिलनाडु, बी पंजाब, सी गुजरात या फिर डी असम। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट में न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में भी था और यूट्यूब में भी ट्रेंडिंग में था। चलिए इसका आंसर आप दीजिए मुझे कमेंट में। चलिए इसका आंसर रहने वाला है असम। असम में भारत की सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन किया। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, बहुत बड़ा है ये। 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया गया, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। किस किस को जोड़ रहा है यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन जो था गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया गया। यहाँ पे हमको बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिल रही है कि ये जो बना है ये कहाँ कहाँ के लिए बना है। तो जो असम के लोग रहने वाले हैं या असम के जो डोमिसाइल हैं प्रॉपर, वहाँ के एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो रोपवे बना है, सबसे बड़ा भारत का नदी पर बना हुआ रोपवे, ये कहाँ से कहाँ तक बना? तो ये कहाँ से कहाँ तक बना है यहाँ पे, इसका संचालन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जा रहा है। और बना कहाँ से कहाँ तक है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे क्लियर होगी बातें। आगे बढ़ेंगे, क्या बता रहा है? इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य के हिस्सों के बीच की यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। तो यहाँ पे इतना 8 मिनट कम लगेगा। यहाँ पे इतना पूरा घूम के जाना पड़ रहा था। यहाँ पे पहले से कोई पुल बना होगा तो उसको पुल के बचत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रोपवे रहेगा वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक रहता है। इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ लागत की कीमत आई, 56 करोड़ रुपए इसमें लागत आई थी। इसमें
सभी उपकरणों को ध्यान में रखा गया है, सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। सेफ्टी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, सिक्किम के नामची में, सिक्किम के नामची में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? ऑप्शन है आपके पास बाईचुंग भूटिया, बी मेहताब हुसैन, सी सुब्रत पॉल, या फिर डी गुरप्रीत सिंह संधू। इस क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये हो गया कि स्टेडियम का क्या नाम रखा गया, दूसरा ये क्या निकल के आ रहा है कि फेमस फुटबॉल के खिलाड़ी जो कि सिक्किम के रहने वाले पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय टीम के। चलिए इसका आंसर आप दीजिए मुझे कमेंट में। चलिए इसका आंसर है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिण सिक्किम के तिंकुतम जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के पदार्पण करने वाले, इनका जो पदार्पण मैच था वो कब हुआ था, 1995 में हुआ था। बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया, 2011 में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। उन्होंने साल 1998 में अर्जुन पुरस्कार, 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो यहाँ पे कामकामी चीजें हमको क्या क्या मिल गई यहाँ पे कि भाई इनकी जन्मस्थली में दक्षिण सिक्किम में है, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इसके साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीजें क्या मिल रही हैं कि 1995 में इन्होंने पदार्पण किया था और 2011 में इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास भी ले लिया। फिर इसके बाद 1998 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता? ऑप्शन है आपके पास गजानंद यादव, अभिनंदन वर्धमान, सी कुलदीप वघेला, या फिर डी अमित त्यागी। चलिए इसका आंसर रहने वाला है गजानंद यादव। विंग कमांडर गजानंद यादव, विंग कमांडर हैं, विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगा चुके हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष भी माना जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ चीजें और ध्यान में आ गई। क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट चीज मिल गई? नंबर एक चीज तो जो हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको बना के दिया था कि विंग कमांडर ने, कौन से विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार पाया, तो गजानंद यादव जी ने पाया। इसके बाद और चीज क्या मिल के आ गई हमको यहाँ पे कि जो हमारा जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार होता है यह हमारा अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष भी माना जाता है। किस श्रेणी में? सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में, साहसिक पुरस्कार की श्रेणी में इसको सर्वोच्च माना जाता है। तो यहाँ पे हमको दूसरी चीज ये मिल गई। तीसरी चीज क्या मिल गई यहाँ पे, ये जो हमारे गजानंद यादव जी हैं ये स्काई डाइविंग टीम के आकाश गंगा के सदस्य भी हैं और ये पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये बताएंगे। ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 1 वर्ष, या फिर सी 3 वर्ष, या फिर डी 4 वर्ष। चलिए आंसर मुझे दीजिए कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूं इस चीज का। चलिए आंसर है हमारा 1 वर्ष के लिए। क्या बता रहे डिटेल देख लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी
उपकरण अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिल गई यहाँ पे कि भाई हमारा जो चंद्रयान 2 जो है वो 7 वर्षों तक चलने के लिए भी कैपेबल है, उसके पास इतना ईंधन पर्याप्त है। दूसरी चीज क्या मिल गई, इसने अपनी एक कक्षा को 1 साल में पूरा भी कर लिया। ये यहाँ पे है चीज, हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किस देश के राष्ट्रपति रेचिप तेप्पा आर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोज की घोषणा की? सबसे बड़ा यहाँ पे गैस प्राकृतिक भंडार जो है इसकी घोषणा की थी किस देश के राष्ट्रपति ने? राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, ए इराक, बी तुर्की, सी ईरान या फिर डी फ्रांस। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में मुझे। चलिए इसका आंसर है तुर्की। दरअसल तुर्की के काला सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की हमको खबर मिली, मतलब इनको जानकारी मिली थी। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। यह क्या करने वाला है, यहाँ पे इनको तुर्की के काला सागर तट पर एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की जानकारी मिली, खोजा इनने। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में इससे मदद भी मिलने वाली थी। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की घोषणा की थी। तो यहाँ पे काम की चीजें और क्या क्या मिल गई। नंबर 1 चीज, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार इनको मिला था इनके इतिहास में, तुर्की के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास इनको यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भंडार मिला। चलिए हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।